हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इससे पहले 3 सेट बना चुके हैं और हम लोग आज फिजिक्स के चौथे सेट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अदिश राशि के उदाहरण हैं। इसमें कौन सा जो है अदिश राशि का उदाहरण है? तो इसमें चारों ऑप्शंस में हमको देखने पे ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा वो तापमान जो है एक अदिश राशि है। बाकी सभी इसमें जितने भी दिए गए हैं वो सब क्या है? सब एक सदिश राशि हैं। नेक्स्ट जो है हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें देखना है कि इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है कि इसमें सभी सदिश राशि हैं। तो इसमें जो है हमारा दिख रहा है वेग, त्वरण और बल जो है यही हमारा एक सदिश राशि का ग्रुप है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला सदिश राशि के उदाहरण है। इसमें से देखकर बताना है कि सदिश राशि के कौन उदाहरण है। तो इसमें सदिश राशि के कौन उदाहरण है? बल, आघूर्ण जो है सदिश राशि के उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए सामान्य परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? शून्य परिमाण उत्पन्न करने के लिए जो परिमाण की संख्या होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? जो परिमाण की संख्या होना चाहिए कम से कम 2 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कहा 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। अगर 2 सदिश के राशि जो है उसको गुणनफल करते हैं, उसको गुना करते हैं तो प्राप्त राशि क्या होगा? हमारा प्राप्त राशि जो होगा वो या तो सदिश हो सकता है या तो अदिश हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला अदिशों के गुणनफल जो होंगे वो क्या होंगे? 2 अदिश राशि को अगर गुणनफल किया जाए तो क्या होंगे? तो वो होंगे अदिश राशि होंगे। जब अदिश को अदिश के साथ गुना किया जाएगा तो आएगा हमारा अदिश राशि। लेकिन अगर 2 सदिश की बात करें तो 2 सदिश जो हो सकता है अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है। फिर हमने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा? 7वां नंबर क्वेश्चन कहा कि समानांतर चतुर्भुज के बल के नियम मूलतः कितने परिमाण की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कितने के लिए गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो 2 बल के लिए प्रयुक्त होता है। कितने बल के लिए प्रयुक्त होता है? 2 बल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी भी वस्तु की गति को किस नाम से जाना जाता है? तो वस्तु की दिशा को हम वेग के नाम से जानते हैं। वस्तु की गति जो होती है उसकी दिशा में तो उसे हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी भी पिंड का वेग तब समरूप कहा जाएगा जब क्या होगा? जब जो होगा वेग का मान जो होगा और दिशा का मान दिशा जो होगा वो दोनों नियत कर दी जाए, तब हम उस समय हम क्या कहेंगे? उस समय कहेंगे कि वो उस पिंड का जो वेग है वो क्या है? समरूप है। उस पिंड का जो है वेग है वो समरूप है। तो हमारा आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि चाल और दूरी का सही संबंध क्या है? चाल और दूरी जो है उसका सही संबंध क्या है? तो चाल और दूरी का हमारा सही संबंध कौन बताता है? S = d/t। S = d/t जो होता है हमारा चाल का सही संबंध बताता है, चाल और समय का। ठीक है,
तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में क्वेश्चन बोला कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होता है, जब वस्तु का त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। तो उस स्थिति में जो होता है औसत वेग और तत्कालिक वेग दोनों जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो वह पिंड होगा। अगर किसी पिंड का जो है विस्थापन जो है समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है तो वह पिंड क्या होगा, उस पिंड का जो वेग होगा वह क्या होगा, उस पिंड का वेग जो होगा वो समरूप होगा। उस पिंड का वेग क्या होगा, समरूप होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोला कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो जो होता है वो गिरते हुए समय के वर्ग का समानुपाती होती है। क्या होता है, गिरते हुए जो समय होते हैं उसके वर्ग की समानुपाती होती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल लगाने पर त्वरण कितना प्राप्त होगा। त्वरण का मान क्या होगा, तो त्वरण का मान जो होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत। फिर हम 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है। अगर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति है, बस गति कर रही है, तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है, उसकी गति जो होती है वो एक असमान गति होती है, क्योंकि बस जो होता है भीड़ भाड़ में समान गति के अनुसार नहीं चल सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असमान गति। ठीक है, फिर हम 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा। यदि वेग और समय ग्राफ जो है वो अपने अक्ष के समानांतर हो जाए, समय के अक्ष के समानांतर हो जाए, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो होगा वह वस्तु की वेग जो होगी नियत हो जाएगी। उस समय जो वस्तु का वेग होगा वो क्या हो जाएगा, वस्तु की वेग के जो मान होगा वो नियत रहेगी और वस्तु क्या चलेगी, अपने नियत वेग से गमन करेगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें कौन सा भाग जो है शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है, तो बी और सी भाग जो है शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा कि गति का दूसरा समीकरण डैश समय के बीच संबंध देता है। गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो किसके और समय के बीच का जो होता है संबंध को स्थापित करता है, संबंध को बताता है। तो स्थिति को, स्थिति और समय के संबंध को दर्शाता है गति का जो दूसरा समीकरण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन जो बोला निम्नलिखित में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो इसमें कौन सी मात्रा जो होती है चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है, तो निर्दिष्ट करने का जो काम होता है वो वेग का होता है। किसका होता है, निर्दिष्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वेग का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। किस पद के रूप में जाना जाता है, तो उसे वेग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, वेग के रूप में जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन बोला कि वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय जो होता है वो क्या कहलाता है। वेग में परिवर्तन तथा लगने वाला समय जो होता है वो किसके बराबर होता है, वह त्वरण के बराबर होता है। वह जो होता है त्वरण के बराबर होता है, उसका मान जो होता है वो त्वरण के मान के बराबर होता है, मतलब परिवर्तन बटा लगने वाला समय।
ठीक है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन बोला कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन कथन सत्य होगा। तो यहाँ जो होगा हमारा कार का पहला ऑप्शन बोला कि कार का त्वरण शून्य होगा। तो कार का त्वरण शून्य होगा, कार का त्वरण शून्य नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। कार का वेग शून्य होगा किसी भी परिस्थिति में, नहीं होगा। फिर अगला जो है कार का त्वरण निरंतर बदलता रहेगा, नहीं। फिर अगला जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर जो हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार का वेग जो होगा हमेशा निरंतर बदलता रहेगा, ठीक है। फिर अगले जब हम 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। इसका त्वरण का जो मान होगा वो शून्य होगा। उसके त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहा कि 17वां नंबर क्वेश्चन की डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो हम उपयोग करते हैं दूरी तथा विस्थापन का उपयोग करके, दूरी और विस्थापन के ग्राफ का उपयोग करके हम पता लगाते हैं कि वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति जो है वो कहाँ दिख रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूरी और विस्थापन का, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन बोला कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का जो गुणनफल होता है वो कौन प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन प्रदान करता है। विस्थापन का सूत्र ही होता है वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है। फिर 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला। 19वां नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा। उस वस्तु का विस्थापन जो होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि तय की गई दूरी ही जब शून्य है तो विस्थापन ऑलरेडी शून्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो उस स्थिति में जो होगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी जो होगा इसमें के 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है, क्योंकि वस्तु का जो होगा विस्थापन 50 मीटर नहीं होगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य नहीं होगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 भी नहीं होगा, वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 21 की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। विस्थापन में अगर परिवर्तन होता है तो उसके दर को क्या कहा जाता है, उसके दर को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो होता है असमान गति कहा जाता है। असमान गति के अंतर्गत जो होती है वस्तु असमान समय के साथ असमान गति के साथ जो होता है असमान दूरी तय करता है, कोई दिक्कत। तो हमारा 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असमान गति, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन जो है, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो बोला कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो t सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के
दूरी निम्न के समानुपाती होगी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से किसके समानुपाती होगी? तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, जो t⁻3/2 होता है। क्या होता है? t⁻3/2 मतलब 3 के पावर 3/2 हो जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन बोला कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो होगा कहा जाता है कि वह वस्तु जो है वह वस्तु गतिशील है। वह वस्तु क्या है? गति कर रही है। उस वस्तु की स्थिति जो है वो गतिशील अवस्था में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है वह किस इकाई में जो होता है प्रति इकाई समय के द्वारा किया गया परिवर्तन है। तो क्या होता है? वेग परिवर्तन प्रति इकाई समय में वहीं उसके त्वरण के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वेग वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर की कौन मात्रा है? तो वेक्टर की एक मात्रा जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह एक वेक्टर की मात्रा है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एक वेक्टर की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है और उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे जो होगा हम क्या कहेंगे? उसे हम वेग के नाम से जानेंगे। उसे क्या कहेंगे? वेग के नाम से जानेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन जो है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखलाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? जो भी समय के साथ वस्तु का वेग दिखाता है उस ग्राफ को किस नाम से जाना जाता है? तो वेग समय ग्राफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेग समय ग्राफ के नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोला कि शून्य त्वरण का अर्थ है। शून्य त्वरण का क्या अर्थ है? शून्य त्वरण का जो अर्थ होता है उस समय ये कहा जा सकता है कि वस्तु का वेग जो होगा वो क्या होगा? वस्तु का वेग स्थिर होगा, वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं होगी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है। धनात्मक त्वरण का क्या मतलब है? धनात्मक त्वरण क्या दिखाता है? तो धनात्मक त्वरण बताता है कि वस्तु का वेग जो है क्या हो रहा है? वस्तु का वेग बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वस्तु का वेग जो है वह बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि गति का द्वितीय समीकरण है। इसमें गति का द्वितीय समीकरण का जो इसमें कौन सा सूत्र है जो गति के द्वितीय समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो गति के द्वितीय समीकरण को जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी का जो फॉर्मूला दिया गया है S = u2 + ½ at² जो दिया गया है यही जो है गति के द्वितीय समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी S = u2 + ½ at²। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोला शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? वस्तु में जो होता है सामान्य त्वरण उत्पन्न होता है। सामान्य त्वरण वस्तु का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वह कौन सी भौतिक राशि जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो दूरी जो होती है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से
फेंका जाता है, यह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाती है, तो पिंड के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो विस्थापन और में जो तय की गई दूरी का अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तब मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है। तो पिंड गतिशील है किस स्थिति में? पिंड गतिशील है बदलते हुए त्वरण के साथ। क्या है? पिंड जो गतिशील है लेकिन उसकी त्वरण क्या है? हमेशा हर स्थिति में बदलती रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बदलते हुए त्वरण के साथ जो है पिंड गतिशील है। फिर जो है हम 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किसी वाहन की गति का जो माप होता है वो किस यंत्र के द्वारा पता किया जाता है? तो जो हम उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उसको मापने के लिए हम तत्क्षणिक चाल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तत्क्षणिक चाल का जो उपयोग करते हैं किसी भी वाहन को मापने के लिए, तो उस समय वाहन की गति को बता दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? इसमें 37 नंबर में 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, तो इसमें देखकर बताना है कि एक समान त्वरण के लिए कौन सा गति का जो समीकरण होगा वह सही होगा। तो v = u + at जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसकी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन जो होगा वह कितना होगा? गति में परिवर्तन का जो मान होगा वो -2u के बराबर होगा। कितना होगा? -2u के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जो होता है वेग का मान और दिशा का मान दोनों नियत रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेग का मान और दिशा का मान दोनों नियत रहे तो उस पिंड का वेग भी क्या होगा? नियत होगा, मतलब समरूप होगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट जो है हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में जो होता है चाल जो होता है वो अचर रहता है और वेग जो होता है वह चर रहता है। कोई दिक्कत? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर जो है नेक्स्ट हम 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि v वेग से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, तो उसे निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो उसे जो है दोनों काम करने होंगे। कौन कौन काम करने होंगे? ब्रेक भी लगानी होंगी और तेजी से मोड़ लेने भी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्क पे जो होगा ऑप्शन के अनुसार दोनों कामों पे ध्यान देना होगा। पहला कौन सा काम करना होगा? पहला जो काम करना होगा वह तेजी से ब्रेक लगाना होगा और ब्रेक लगाने के साथ साथ जो होगा तेजी के साथ मोड़ना होगा गाड़ी को। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो वह पिंड का क्या होगा? तो पिंड किस स्थिति में होगा? पिंड जो होगा वह उस पिंड का जो त्वरण होगा वह समरूप होगा। उस पिंड की त्वरण जो होगी वह क्या होगी? समरूप होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोगों को शायद देखने को मिला था। फिर नेक्स्ट जो है हम 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती होती है? गिरते हुए वर्ग के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन जो है फिर से दोबारा रिपीट हो गया है। गिरते हुए समय के वर्ग के समय के अनुपाती होती है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियाँ ए और बी दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। दूरी और समय ग्राफ दिया हुआ है, उससे क्या पता चल रहा है, इससे जो है हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो है इस ग्राफ के द्वारा हमको इस ग्राफ के द्वारा हमको क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ के द्वारा हमको पूरी दूरी ए तक जो है पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से चली जा रही है। ए की जो वेग है वह बी से मतलब ज़्यादा है। ए का जो वेग है वह पूरी दूरी चल रही है लेकिन ज़्यादा तेजी के साथ चल रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन वाला निम्नलिखित ग्राफ जो है दिए गए हैं वह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यह ग्राफ जो है एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। फिर जो है नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है। जो एक शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो उस वस्तु की क्या होती है, उस वस्तु का जो त्वरण होता है वह क्या होता है, एक समान होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर जो है हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु असमान वेग और समान त्वरण से गतिमान है, तब जो होगा वस्तु का समय वेग ग्राफ जो होगा वह क्या होगा, रेखीय होगा, लीनियर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर हम 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। किसी भी पिंड का जो त्वरण होता है वह क्या प्रदर्शित करता है, तो वह जो है d²s/dt² को प्रदर्शित करता है। यह जो है पिंड के त्वरण को प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर जो है हम 49 नंबर की बात करते 49 नंबर की बात करते हैं कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो कण की गति के संबंध में इसमें कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसमें हम देखते हैं चारों ऑप्शंस को। तो पहला, इसकी चाल शून्य होगी, गलत है। इसकी चाल जो होगी वो शून्य नहीं होगी। इसका त्वरण जो होगा वह शून्य होगा, तो हाँ इसकी त्वरण जो होगी वह क्या होगी, शून्य होगी। तो यही एक सही है। बाकी जो ऑप्शन है इसमें दिए गए वह क्या है, इसमें बाकी ऑप्शन जो हैं गलत दिए गए हैं। बाकी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई दिक्कत। 50 नंबर क्वेश्चन जो है एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण जो होगा वह शून्य होगा। उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण जो होगा वह शून्य के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 51 की बात करते हैं। मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। मंदता अगर है तो वह किस प्रकार का त्वरण है, तो वह एक ऋणात्मक त्वरण है। किस प्रकार का त्वरण है, वह एक ऋणात्मक त्वरण है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन जो है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा। तो वस्तु का जो होगा तो एक त्वरण जो होगा वह एक समान होगा। वस्तु का जो त्वरण होगा वह क्या होगा, वस्तु का त्वरण जो होगा एक समान होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट जो है 53 नंबर की बात करते हैं। डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो इसमें जो त्वरण जो है प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को बताता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो पीछे के पहिए पर का घर्षण बल क्या होगा, पीछे के पहिए पर का जो घर्षण बल होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। किधर की तरफ होगा, पश्चिम दिशा में होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि वेग समय ग्राफ
समय के अक्ष के समानांतर हो तो गति वह किस प्रकार की होगी? वह गति जो होगी वह एक समान गति होगी। कैसी गति होगी? एक समान गति होगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि सामान्य त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई तक से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय जो होगा वह कितना होगा? बिल्कुल दोनों का जो समय होगा वह क्या होगा? समान होगा, इक्वल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय का ग्राफ जो होता है वह एक सरल रेखा में होता है। किस रेखा में होता है? सरल रेखा में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो होता है आज का चौथा जो होता है फिजिक्स का टेस्ट जो था मॉक प्रैक्टिस सेट वो ख़त्म होता है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।